यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम, आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ खबरों के सफर का आगाज। बड़ी खबर रानीखेत से आ रही है, जहां सल्ट ब्लॉक में दर्दनाक हादसा हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, सल्ट में गहरी खाई में गिरी कार। इस वक्त की बड़ी खबर, इस हादसे में 3 लोगों की गई जान, तो 3 लोगों की मौत, हादसे में 1 शख्स घायल। मृतकों में 1 महिला और 2 पुरुष शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर, नौकुचिया रणथमल मार्ग पर हुआ हादसा। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। देहरादून में त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर, 4 प्रस्तावों पर कैबिनेट बैठक में मोहर। इस वक्त की बड़ी खबर, तो देहरादून से बड़ी खबर, 4096 करोड़ के अनुपूरक बजट को मंजूरी। पीजी करने वाले डॉक्टर से अब नहीं ली जाएगी कोई गारंटी। मेडिकल कॉलेज में नर्सों की भर्ती करेगा उत्तराखंड प्राविधिया शिक्षक बोर्ड। तो यूपीसीएल की वित्तीय लेखा रिपोर्ट सदन में रखने की मंजूरी। और ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए रुक करेंगे हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। अजीत जी, आपसे जानना चाहेंगे, कैबिनेट की बैठक, 4 अहम प्रस्ताव पर मोहर लगी। कौन कौन से अहम प्रस्ताव जिस पर मंजूरी दी है कैबिनेट ने? लवी, देखिए, जैसा आप जानते हैं कि 21 तारीख से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। तो उससे ठीक पहले ये जो कैबिनेट आज आयोजित की गई थी सचिवालय में, तो उसमें एक सबसे बड़ा प्रस्ताव तो जो सप्लीमेंट्री बजट विधानसभा से पास कराना है, तो करीब 4100 करोड़ रुपए का बजट है, तो उसको पास कराया जाना है। वो कैबिनेट ने आज उस पर अपनी मोहर लगा दी है। क्योंकि कैबिनेट की बैठक के होने के बाद, उसमें मंजूरी मिलने के बाद ही पटल पर चीजें रखी जाती हैं। तो ये लगभग 4100 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट ये कैबिनेट से पास हो गया है और इसको अब विधानसभा में पास कराया जाएगा, ताकि आगे मार्च तक खर्चों की कोई दिक्कत ना हो। दूसरा, एक मेडिकल कॉलेज में नर्सों की भर्ती के लिए इसकी जिम्मेदारी उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा बोर्ड को दी गई है। ये भर्ती काफी दिनों से पेंडिंग है और इसके लिए कोई एक एजेंसी का चयन करना था, तो सरकार ने उसका कर लिया है। और तीसरा, जो पीजी करने वाले डॉक्टर्स से अब जो कोई गारंटी नहीं ली जाएगी। पहले एक ये प्रस्ताव रखा गया था, जो यहाँ से पीजी करेंगे तो उनको एक बॉन्ड भरना होगा और वो उन पर करीब 1 करोड़ रुपए की गारंटी देनी होती थी, ताकि वो पहाड़ के रिमोट में सेवाएं कर सके। तो इसी के मद्देनजर जब आज कैबिनेट ने फैसला लिया, तो उनको आज ऐसे किसी बंधन से वो उन्होंने मुक्त करने का फैसला लिया है। इसके अलावा विद्युत नियामक आयोग की रिपोर्ट को भी सदन के पटल पर रखा जाना है, उसको भी सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है। तो कैबिनेट में मुख्य तौर पर यही 4 फैसले आ जाते हैं। जी चलिए, ये मुख्य तौर पर 4 फैसले जिसका आपने जिक्र किया। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट देने के लिए। तो कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है, 4 अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मोहर लगाई है। तो त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक खत्म, इस वक्त की बड़ी खबर। वहीं कोरोना संक्रमण की वजह से करीब 9 महीने से बंद पड़े कॉलेज कल से खुलने जा रहे हैं। 15 दिसंबर से प्रदेश के डिग्री कॉलेजों को खोलने को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। राजधानी देहरादून के डिग्री कॉलेज में भी तैयारी चल रही है। कोविड-19 के मानकों के मुताबिक ही कक्षाएं संचालित होंगी। तो कोरोना की गाइडलाइंस का किया जाएगा पालन। करीब 9 महीने बाद प्रदेश में खुलेंगे कॉलेज। तो 15 दिसंबर से खुल जाएंगी यूनिवर्सिटी कॉलेज। जो मैंने अपने पॉइंट्स बनाए हैं, उसमें इस तरह से बनाया कि हम 9 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक कॉलेज खोलेंगे। और पीजी की क्लासेस, जो पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हमारा केमिस्ट्री है और साइकोलॉजी है। इनके तो प्रैक्टिकल जैसा इनका डिपार्टमेंट की हेड और शिक्षिकाएं चाहेंगी, उस तरह से मैनेज करेंगी। चाहे बच्चों को 2 ग्रुप में बांटें या 3 ग्रुप में बांटें। मेरा सजेशन ये रहेगा कि 15 तक बच्चे जो हैं वो एक ग्रुप में रखे जाएं। वहीं कल कॉलेज खुलने हैं और इसी पर देखिए हमारे संवाददाता रवि केंतुरा की रिपोर्ट। लंबे समय के बाद उत्तराखंड में कॉलेजों को खोलने की अनुमति मिल गई है और ऐसे में अगर आप जो कल से कॉलेज खुलने हैं उससे पहले ही जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेज में पहुंचे हैं, जानने के लिए कि किस तरीके से उनको तैयारियां करनी है। मैं इस वक्त देहरादून के एमकेपी कॉलेज में हूं और अगर आप यहां पर देखेंगे तमाम स्टूडेंट्स इस वक्त भी मौजूद हैं। ये तमाम चीज़ें वो जान रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें कॉलेज जाना है और क्या क्या व्यवस्थाएँ कॉलेज में रहेंगी। उनसे बात भी करते हैं, क्योंकि लंबे वक्त के बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो भी काफ़ी खुश हैं कि कॉलेज खुल गया है। आपका क्या नाम है और कितने एक्साइटेड हैं? मेरा नाम है नेहा रावत, मैं बीकॉम सेकेंड ईयर से हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि कॉलेज खुलने वाला है हमारा।
अपने फ्रेंड्स से मिलेंगे, इतने टाइम बाद मिलेंगे सबसे, और हमारी पढ़ाई भी कंटिन्यू हो पाएगी, वरना घर में ऑनलाइन क्लासेस में इतना कुछ समझ में भी नहीं आता और क्लास भी ढंग से नहीं हो पाती। तो कॉलेज खुलेंगे तो और सब कुछ प्रॉपर्ली हो पाएगा। कोरोना अभी लगातार चल रहा है, तो ऐसे में क्या घर वालों ने भी क्या बोला, किस तरीके से एहतियात बरतेंगे कॉलेज में, ये भी तमाम चीज़ें आपके सामने आ रही होंगी? हाँ जी, लेकिन हम पूरी गाइडलाइंस, हमें अच्छी बात है कॉलेज खुल रहा है क्योंकि हमारी पढ़ाई कंटिन्यू होगी, लेकिन घर वालों को भी फिक्र है क्योंकि दून हॉस्पिटल हमारे नगर से बहुत ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि वहाँ पे कोरोना की वो हो रही है, बीमारी का इलाज हो रहा है, लेकिन फिर भी हम पूरी गाइडलाइंस लेंगे क्योंकि हमें पढ़ाई भी करनी है और सुरक्षा भी करनी है अपनी। अच्छी बात है कॉलेज खुल रहा है। अभी लंबे समय बाद ये निर्णय लिया गया कि कॉलेज खोलना है, तो आप लोग किस तरीके से निर्णय को ले रहे हैं? और क्योंकि कॉलेज में भी सोशल डिस्टेंसिंग तमाम चीज़ें बनानी है, तो कॉलेज की तरफ से क्या कहा गया आपको? हमें पूरी तरह से अपनी मतलब सुरक्षा रखनी है, मास्क रखना है, हैंड सैनिटाइजर रखना है। उत्तराखंड की बात करें तो कोविड के जो मामले हैं वो लगातार यहाँ पर अभी बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे में तमाम एहतियात के साथ कॉलेजों को खोलने का निर्णय ले लिया गया है। कैमरा पर्सन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंथुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। तो छात्र काफी उत्साहित हैं कल से कॉलेज खुलने को लेकर। वहीं कोटद्वार की पाखरो रेंज में टाइगर सफारी शुरू होने से पहले ही विवाद होने लगा है। लैंसडाउन से विधायक दिलीप रावत का कहना है कि टाइगर सफारी के बनने से रामनगर, कोटद्वार, कंडी रोड नहीं बनेगी। हालांकि विधायक के विरोध पर खुद पार्टी के ही नेता सवाल उठा रहे हैं, जिससे आम लोगों को दिक्कतें होंगी। उधर वन मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि इससे उत्तराखंड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। देश के अंदर टाइगर रिजर्व में पाखरो कॉर्बेट नेशनल पार्क की ये पहली टाइगर सफारी है जो टाइगर रिजर्व में बनने जा रही है। ये 106 हेक्टेयर में बनेगी और इससे केवल उत्तराखंड को नहीं पूरे देश को लाभ होगा, क्योंकि पूरे दुनिया के जीव जंतु प्रेमी कॉर्बेट नेशनल पार्क में टाइगर देखने के लिए पाखरो आएंगे और इससे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को, उत्तराखंड के रोजगार के सृजन में बहुत बड़ा एक छलांग हम सोचते हैं इस टाइगर सफारी के खुलने के बाद लगेगी। जहाँ तक कंडी मार का सवाल है, क्योंकि ये पहले ही ये टाइगर सफारी ऐसी जगह बन रही है जहाँ पहले से ही पीडब्ल्यूडी के पास सड़क ट्रांसफर हो चुकी है, पाखरो तक, पाखरो से पहले बन रही है और ये वहाँ तक पीडब्ल्यूडी को पहले ही ये सड़क, पक्की सड़क है पाखरो तक। तो इसलिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई ये सोचे, भ्रम रहे कि साहब टाइगर सफारी बनने के बाद शायद कंडीमार को जीव जंतुओं के, वाइल्ड लाइफ के कारण परमिशन नहीं मिल पाएगी, तो ये भ्रांति है। वहीं देहरादून नगर निगम की बोर्ड की मीटिंग हुई और कई महीने बाद हुई यह बैठक, मगर बैठक में हंगामा नहीं रुका। भाजपा और कांग्रेस पार्षदों के बीच खूब कहासुनी हुई। इस बीच गनीमत रही कि कई प्रस्ताव पास हो गए। देखिए रिपोर्ट। देहरादून नगर निगम बोर्ड की बैठक में भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों ने हंगामा कर दिया। इस दौरान कांग्रेस और भाजपा के समर्थित पार्षदों के बीच खूब तू मैं हुई। कांग्रेस पार्षदों का आरोप है कि नगर निगम में उनकी अनदेखी हो रही है। कोरोना की वजह से कई महीने बाद हुई मीटिंग में भी हंगामा बरपा। कांग्रेस पार्षदों ने मेयर और नगर आयुक्त पर समय न देने का आरोप लगाया है। उधर मीटिंग के दौरान दून से पॉलिथीन को बैन करने को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक के दौरान 27 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिसमें कई प्रस्तावों पर सहमति भी बनी है। और इस बारी जो प्रतिबंध हम करेंगे तो इसमें सख्ती के साथ लागू करेंगे। पिछली बार हमने बहुत ज़्यादा इसमें जो है लोगों को जागरूक करके, लोगों को उसको जोड़ के, लोगों से वार्ता करके, बाज़ारों वालों से अनुरोध करके और सारे काम हमने किए थे। हमने मानव श्रृंखला भी बनाई थी 50 किलोमीटर की। इस बारी भी हमारा प्रयास होगा कि सबकी सहमति से ये प्लास्टिक देहरादून से मुक्त हो। नगर निगम ने कोरोना की वजह से अभी हाउस टैक्स में छूट दी थी, अब उस छूट को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है। कोरोना काल के चलते हुए हाउस टैक्स में बहुत ज़्यादा कमी आई है और बहुत ज़्यादा हम इस समय सख्ती भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सबके व्यापार जो है, व्यापारों का जो है नुकसान सबको हुआ है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं है। लेकिन हमारा प्रयास होगा कि कुछ हम छूट की सीमा रखकर, इस बारी जो छूट की सीमा होगी वो एक बार रखेंगे।
बोर्ड बैठक में एक ओर जहां जनवरी में 65,000 स्ट्रीट लाइट लगाने पर सहमति बनी है, तो वहीं वेंडिंग जोन, नए वार्ड्स में डोर टू डोर कूड़ा उठाने पर भी सहमति बनी। नगर निगम की बैठक में पार्कों के सौंदर्यीकरण, ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए मुख्य चौराहों को सिग्नल फ्री किए जाने पर आम राय रही। नगर निगम के सभी वार्ड्स में स्ट्रीट लाइट्स के लिए 100 टाइमर के प्रस्ताव की मंजूरी मिली है, जिसके लिए 49,50,000 रुपए बजट मंजूर हुआ है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। वहीं कृषि कानून के विरोध में उत्तराखंड में किसान आंदोलन कर रहे हैं। रुद्रपुर में किसान गांधी पार्क पर इकट्ठा हुए और अपनी मांगों को लेकर डीएम को एक ज्ञापन सौंपा। किसानों की मांग है कि कृषि कानून को रद्द किया जाना चाहिए। उधर रुड़की में भी किसानों ने विरोध किया तो डीएम को सौंपा अपनी मांगों का ज्ञापन। तो रुड़की और रुद्रपुर दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने विरोध दर्ज कराया और ज्ञापन सौंपा। उधर कृषि कानून के खिलाफ धारचूला में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। आप कार्यकर्ताओं की मांग है कि केंद्र सरकार को कृषि कानून वापस लेना चाहिए। आप कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार उद्योगपतियों के बारे में सोच रही है, किसानों के बारे में नहीं। तो कृषि कानून पर किसान आग बबूला हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा का कहना है कि कृषि कानून पर विरोधी दल किसानों को बरगला रहे हैं, तो वहीं विरोधी दल केंद्र सरकार की कमियां गिना रहे हैं। किसानों के सुधार के लिए 3 सुंदर बिल बनाए और हमारा लक्ष्य था, और हमने अपने घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, और वो हमने तैयार किया है। राज्यसभा के अंदर भी उसमें बहस हुई, लोकसभा के अंदर भी उसमें बहस हुई। उस समय तो किसी को विरोध नजर नहीं आया, लेकिन अब कुछ लोग किसानों को गुमराह करने पर लगे हुए हैं। इसलिए हमने इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाने का निर्णय लिया है। तो कृषि कानून को लेकर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का भी बयान आया है। इंदिरा हृदयेश का कहना है कि एक तरफ किसान परेशान है, मगर सरकार किसानों के हितों के बारे में कुछ भी सोच नहीं रही है। साथ ही इंदिरा हृदयेश ने कहा कि वो इस मसले को सदन में उठाएंगी। पूरी भारत की सरकार दिल्ली में है, देश भर के राज्य आंदोलित हैं। अगर देश की सरकार ये कहती है किसानों के हित में है, तो अपना हित तो सबकी समझ में आता है। इस बात में कोई नहीं चूक करनी चाहिए। यदि वो कहते एमएसपी पे ही खरीदा जाए, यहाँ भी धान एमएसपी पे नहीं खरीदा गया, औने पौने दाम में दिया और उसका पैसा अब तक नहीं मिला। मैं सदन में इस मुद्दे को प्रथम दिन ही किसान आंदोलन को और उसकी कमियों को गिनाऊंगी। उसके अलावा धान का जो पैसा मिला भी है वो अभी किसानों तक नहीं पहुंचा है। रोज ही टेलीफोन आते हैं। इसे प्रतिष्ठा का सवाल न बनाकर यदि कुछ संशोधन किए जा सकते हैं तो सरकार को जनता की आवाज सुनना चाहिए। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यह पहाड़ी प्रदेश जाने कितने ही रहस्य समेटे हुए है। आज हम आपको उत्तरकाशी के ऐसे गांव की कहानी दिखाते हैं जहां पर जमीन के अंदर सदियों पुराना रहस्य छिपा हुआ है। देखिए खास रिपोर्ट। एक गांव जहां दफन है सदियों पुराना राज। जमीन के नीचे आज भी मिलते हैं एक पुरानी सभ्यता के सबूत। एबीपी गंगा आज आपको उसी राज से रूबरू कराने जा रहा है जहां दफन हर राज से आज हम पर्दा उठाने जा रहे हैं। उत्तरकाशी से हमारे संवाददाता दिग्वीर बिष्ट आज उसी राज की तलाश में उस गांव जा रहे हैं जहां पर सदियों पुराना राज दफन है। ग्रामीणों का दावा है कि इस जगह सदियों पुरानी सभ्यता के राज दफन है। हमारी पड़ताल शुरू हो चुकी है। हमारे संवाददाता दिग्वीर बिष्ट पहाड़ की ऊंची नीची चढ़ाई चढ़कर उस स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जिसके राज से आज हम पर्दा उठाने जा रहे हैं। ग्रामीणों का दावा है कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसके बारे में आज तक ज्यादा लोग नहीं जान पाए। इस जगह तक पहुंचने वाला रास्ता सांस फुला देने वाला है। जंगली जानवरों से जान का खतरा है, मगर हमने ठानी हुई कि हम इस जगह के राज से पर्दा उठाकर ही रहेंगे।
हमारी मंजिल है डुंडा ब्लॉक का रामनगर इलाका, जहां पर आज हम एक राज की पड़ताल के लिए पहुंचे। हमारी पड़ताल शुरू हो चुकी है। शुरुआत में ही हमें कई जगह पर कुछ ऐसी मूर्तियां मिली जो पहले कभी नहीं देखी गई। कहा जा रहा है कि ये किसी पुरानी सभ्यता के अवशेष हैं। हमारी पड़ताल धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। ग्रामीणों ने हमें कुछ ऐसी मूर्तियां दिखाई हैं जो खुदाई के दौरान निकली। ग्रामीणों ने खुदाई की तो मंदिर के स्तंभ के आकार के तराशे हुए पत्थर और मूर्तियां निकली। ग्रामीणों का कहना है कि जब भी यहाँ खुदाई होती है तो इसी तरह की मूर्तियां निकलती हैं। मगर बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार यहाँ ये मूर्तियां आई कहां से? क्या इस जगह पर कोई राज छिपा हुआ है? अगर ऐसा है तो वो राज क्या है? इस बारे में हमने ग्रामीणों से बात की। ग्रामीण इसके पीछे एक कहानी बता रहे हैं, जिसे सुनकर हम भी भौचक्के रह गए। पूर्वजों का जो कहना था, इस स्थान में एक जो है बौद्ध राजा रहते थे और उनकी 2 पत्नियां थी। एक हिंदू पत्नी थी और एक बौद्ध पत्नी थी। तो जो बौद्ध पत्नी थी वो बहुत ही धार्मिक विचारधारा की थी और उन्होंने भगवती की पूजा करती थी। भगवती का मंदिर था। तो वो जो बौद्ध राजा था वो हिंदू विचारधारा की बिल्कुल विपरीत था। तो वो हमेशा जो है उसको प्रताड़ित करता रहता था अपनी पत्नी को। ग्रामीणों की बात सुनकर हम भी चौंक गए। कहा जाता है कि यहाँ पर कभी एक बौद्ध राजा का साम्राज्य था। उस राजा की 2 पत्नियां थी, जिसमें उसकी एक पत्नी हिंदू रीति रिवाज को मानने वाली थी। मगर राजा इससे नाखुश रहता था और वो इसी को लेकर अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता था। मगर कुदरत ने ऐसा कह ढाया कि क्रूर राजा का साम्राज्य तहस नहस हो गया। ये पूरा इलाका ही जमींदोज हो गया। इस समय जितने भी लोग यहाँ रहते थे वो सभी यहाँ दफन हो गए। जिस कारण से जो है वो प्राकृतिक आपदा आई। प्राकृतिक आपदा के कारण जो है यहाँ की सारी सभ्यता दब गई। तो ये अभी भी बहुत सारा मिलता है यहाँ पर? बहुत सारे मिलते हैं यहाँ, जितनी जगह भी आप खोलेंगे। आज भी इस जगह पर उस पुरानी सभ्यता के निशान मिलते हैं। जमीन की जब भी खुदाई होती है तो वहाँ से कुछ न कुछ अवशेष जरूर निकलते हैं। ग्रामीणों ने इन मूर्तियों को प्राचीन काली माता मंदिर परिसर में इकट्ठा किया है। तो क्या ग्रामीण जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है? हमने इसके बारे में कई लोगों से बात की। सबने इस जगह को लेकर यही कहानी बताई, जिससे इस बात की गुंजाइश कम ही बचती है कि ग्रामीणों की बात पर शक किया जाए। मगर हम इस जगह को लेकर अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहते। हमारी ये पड़ताल ग्रामीणों की बताई बातों पर आधारित है, इसीलिए इसकी सच्चाई के बारे में हम दावा बिल्कुल नहीं करते हैं। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्बीर बिष्ट की रिपोर्ट। खबर रुद्रप्रयाग से, जहां के चोपता में बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी देखने के लिए सैलानी उमड़ रहे हैं। चोपता को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यही वजह है कि सैलानी चोपता के खूबसूरत वादियों को निहारने के लिए पहुंच रहे हैं। बर्फबारी के बाद स्वर्ग से सुंदर नजारा। कुदरत ने बर्फ से कर दिया पहाड़ों का श्रृंगार। दिसंबर का दूसरा हफ्ता बर्फबारी के रूप में मानो खुशियों की सौगात लेकर आया है। रुद्रप्रयाग का नजारा देखिए, यहाँ हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। पर्यटक स्थल चोपता दुगलविट्टा में खूब बर्फबारी हुई है। बर्फबारी ने इस इलाके को सफेद रंग में रंग दिया है। नजारा इतना खूबसूरत है कि लग रहा है देवभूमि की वादियां खिल उठी हैं। सड़क किनारे की पहाड़ियों पर देखिए बर्फ किस तरह से जम गई है। उत्तराखंड पहुंचने वाले सैलानी इस खुशनुमा एहसास को जी भरकर जीना चाहते हैं। साथ ही इन यादगार पलों का दिल खोलकर लुत्फ उठा रहे हैं। चोपता में सीजन की ये तीसरी बर्फबारी हुई है। हालांकि कहा जा रहा है कि पिछले साल के मुकाबले अभी कम बर्फ गिरी है, लेकिन जिस तरह का मौसम है उसे देखकर लग रहा है कि इस बार भी कुदरत सैलानियों को मायूस नहीं करेगी। बर्फबारी होने के बाद अब चोपता में सैलानियों की आवाजाही बढ़ने लगी है। ये मौसम स्थानीय कारोबारियों के लिए भी राहत लेकर आया है। कोरोना की वजह से ठप पड़ा इनका कारोबार भी चमकने की उम्मीद है।
वहीं रुद्रप्रयाग में तुंगनाथ धाम ट्रैक पर इन दिनों सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है। इस दौरान रास्ते पर जगह जगह कचरा फेंका जा रहा है, जिससे पहाड़ों की सुंदरता को ग्रहण लग गया है। मगर हैरानी की बात यह है कि अधिकारी इससे अनजान है, बेखबर है। एक तरफ बर्फबारी में मौज मस्ती करते सैलानी, दूसरी तरफ पहाड़ों में फैली गंदगी। तुंगनाथ में कुदरत ने बर्फबारी कर सैलानियों को झूमने का मौका दे दिया है, लेकिन आवाजाही बढ़ने से तुंगनाथ को जाने वाले रास्ते पर जहां तहां गंदगी बिखरी हुई है। तुंगनाथ धाम को जाने वाले रास्ते पर पड़ने वाले बुग्याल में गंदगी जमी है। जहां तहां प्लास्टिक की खाली बोतलें और पॉलिथीन नजर आ रही हैं, जो न सिर्फ पहाड़ों की खूबसूरती में ग्रहण लगा रही हैं, बल्कि ये पर्यावरण के लिए भी खतरा है। रास्ते पर फैली इस गंदगी को लेकर हमने डीएम से बात की। डीएम का कहना है कि इसे लेकर वन विभाग को निर्देश दिए जाएंगे। मान में भी तुंगनाथ में पर्यटक जा रहे हैं, क्योंकि प्रोटेक्टेड एरिया है। इसमें मोस्टली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वन विभाग से संबंधित है, परंतु यदि कोई ऐसी समस्याएं आ रही हैं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ समन्वय बैठाते हुए इसके लिए उचित कार्रवाई और व्यवस्थाएं भी बना ली जाएंगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस इलाके में इस तरह से गंदगी फैलाने की छूट दी किसने? क्या प्रशासन इस इलाके की मॉनिटरिंग नहीं करता है? तुंगनाथ धाम का पौराणिक महत्व है, इसीलिए यहाँ हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। साथ ही ये एक रमणीय स्थल भी है, जो ट्रैकिंग करने वाले लोगों की पसंदीदा जगह है। यही वजह है कि तुंगनाथ के कपाट बंद होने के बाद भी यहाँ सैलानियों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन प्रशासन की लापरवाही देखिए। पर्यावरण संरक्षण की तरफ से तो जैसे अधिकारियों ने आंखें ही मूंद ली हैं। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी का ऐतिहासिक जॉर्ज एवरेस्ट हाउस अब अपने पुराने स्वरूप में देखने को मिलेगा। उत्तराखंड पर्यटन संरचना विकास निवेश कार्यक्रम के तहत जॉर्ज एवरेस्ट हेरिटेज पार्क की मरम्मत का काम चल रहा है। इस पर करीब 24 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। साइट इंजीनियर का कहना है कि जॉर्ज एवरेस्ट हाउस के मूल स्वरूप से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में अभी बस इतना ही। एबीपी गंगा पर खबरें लगातार जारी हैं। आप रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।